हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ संग्रह बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि संग्रह बैच का जो प्रस्तुतिकरण है ये उत्तर प्रदेश जेईसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में है और इतिहास जैसे वैकल्पिक विषय के संदर्भ में आपको लाभान्वित किए जाने के संदर्भ में है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस डिस्कशन के बिहाफ पर हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू को कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे और इसे आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ क्या है जोड़ते हुए चलेंगे। जैसा कि आपने जाना होगा, समझा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में दो प्रकार के सिद्धांतों पर चर्चाएं होती रही हैं। एक सिद्धांत को आप कहते हैं सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत और एक सिद्धांत को आप कहते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत। हम सभी लोग जानते हैं कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का जो प्रेजेंटेशन है वो लाला जी की ओर से किया गया था, दैट मीन्स लाला लाजपत राय की ओर से किया गया था। और त्वरित चालक के सिद्धांत का जो प्रस्तुतिकरण है या जो प्रतिपादन है वो गोपाल कृष्ण गोखले की ओर से किया गया था। यानी कि ये बात हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जिन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा हम लोगों को करके चलनी होती है, उन दोनों ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंटेशन करने का जो कार्य किया है वो भारतीयों की ओर से ही किया गया है। अब मुद्दा हमको बनाना है परीक्षा उपयोगी, और यदि हमको परीक्षा उपयोगी मुद्दा बनाना है तो इसका मतलब यह है कि इतना जानने से काम नहीं चलेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को लाने का कार्य लाला जी ने किया या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में त्वरित चालक के सिद्धांत को लाने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। मुझे लगता है कि आपको दोनों को लागू करने का जो धरातल है उसके बारे में भी अपने आप को जागरूक करके चलना पड़ेगा। मतलब क्या है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत क्या पर्पज या क्या ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखता है ये आपको जानना होगा। त्वरित चालक का सिद्धांत क्या पर्पज या क्या ऑब्जेक्टिव आपके सामने रखता है ये आपको जानना होगा और इसीलिए इस चर्चा का जो प्रेजेंटेशन है आपके समक्ष किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए सब लोग मिलकर के क्या है इस चर्चा का शुभारंभ करते हैं। सपोज दैट मैंने आपके सामने क्या लिखा, सपोज दैट मैंने आपके सामने लिखा सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। ठीक है, अब सबसे पहला कार्य देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहां पर हमको लगता है कि सबसे पहले आपको यहां पर यह बात जोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल भी कई बार पनपता रहता है कि जो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है इसका जुड़ाव आप कहां लेके चलेंगे। भले मैंने ओरली आपको बताया, आपने भी पढ़ा होगा, तो सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का जो एसोसिएशन है यानी कि जो जुड़ाव आप लेके चलेंगे तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। यहाँ आपको ये बात जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा सवाल पनपता रहता है कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को है ना किस राजनीतिक संगठन की स्थापना के साथ आप रिलेट करके चलेंगे, तो वहां पर आपको बताना आना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे आपको यहां पर क्या क्या बातें करके चलनी पड़ेंगी। आपको शुरुआत में ये बता के चलना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का प्रतिपादन, सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है तो प्रतिपादन किसने किया आप जान ही पा रहे हैं, लाला लाजपत राय। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया अभी, लाला लाजपत राय। आपको यह भी कहना होगा कि सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है जो लाला जी ने किया है, तो आपको ये बता के चलना पड़ेगा इन्होंने आरोप लगाने का कार्य किया।
इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने क्या है, आरोप लगाने का कार्य किया। इन्होंने आरोप लगाने का कार्य किया। अच्छा, आरोप किस पर लगाए गए? तो आप कहेंगे ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक उद्देश्यों पर, ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक उद्देश्यों पर, ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक उद्देश्यों पर, ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक उद्देश्यों पर। ओके, ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक उद्देश्यों पर आरोप लगाए गए। ब्रिटिश सरकार के नकारात्मक उद्देश्यों पर क्या आरोप लगाए गए। साथ ही साथ आपको यहां पर यह भी कह करके चलना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को यहां पर क्या थोड़ा हाईलाइट करके चलेंगे, इन्हीं आरोपों के आलोक में, इन्हीं आरोपों के आलोक में लालाजी ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन, जो उस समय क्या थे, वायसराय थे, लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग, कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा। कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा। ओके, कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा, है ना। यहीं से आप देखते हैं कि कई बार आपसे सवाल पुटअप किया जाता है कि भाई, कई बार आपसे सवाल पुटअप किया जाता है कि आप किसे, है ना, कांग्रेस का, कई बार सवाल पुटअप होता है आपसे कि कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड, कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड आप किसे कहेंगे, आप किसे कहेंगे। तो आप जान ही पा रहे हैं, कांग्रेस का जो ब्रेन चाइल्ड है आप किसे कहेंगे, लॉर्ड डफरिन को कहेंगे। कांग्रेस का जो ब्रेन चाइल्ड है आप किसको कहेंगे भाई, लॉर्ड डफरिन को कहेंगे, लॉर्ड डफरिन को कहेंगे। और ऐसा किसने कहा, सब कुछ स्पष्ट है आपके सामने, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा, तो आपको यहां पर बताना होगा भी ऐसा किसने कहा। तो आपका आंसर क्या निकल के आता है, लाला लाजपत राय। तो आपका आंसर क्या निकल के आता है भाई, लाला लाजपत राय क्या है, आपका आंसर यहां पर निकल के आता है। तो जो बातें आप अलग अलग तरीके से पढ़ने का कार्य करते हैं, ये तो तमाम प्रकार की तथ्यात्मक जानकारियां आपके सामने आती हैं जिनको आपको पढ़ के चलना होता है। इन तमाम प्रकार की तथ्यात्मक जानकारियों का आज के बाद आप वेरी कंप्लीट एसोसिएशन जो करके चलेंगे वो सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के साथ करके चलेंगे। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत के प्रस्तुतिकरण के दौरान लाला लाजपत राय ने सरकार को घेरा है या सरकार के उद्देश्यों पर नकारात्मक प्रहार किया है, और इन्हीं प्रहारों या आरोपों के आलोक में लाला जी ने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कहा। यहीं से सवाल भी पनपता है कि आप कांग्रेस का ब्रेन चाइल्ड किसे कहेंगे, डफरिन को कहेंगे, लेकिन ऐसा किसने कहा, तो वहां पर आपका आंसर क्या होगा, लाला लाजपत राय क्या है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे का डिस्कशन अगर हम करते हैं, देखिए आगे का डिस्कशन यदि हम यहां पर उठाते हैं तो हमारे सामने वस्तु स्थिति क्या बना हुआ है मेरे प्यारे साथियों। तो हमारे सामने जो वस्तु स्थिति बनी हुई है वो क्या है, वो है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। हमारे सामने ये वस्तु स्थिति बना हुआ है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। अब हमें यहां पर क्या सीखना है, जो आपका थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व है इसका हमें सीखना है ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन। इस काम को क्या सीखना होगा, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन। अब यहां पर ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या हो जाता है कि इसका लागू होने का धरातल, या आप इसे किस प्रकार से क्या है लागू करके चलोगे, आप इसे किस प्रकार से क्या है लागू करके चलोगे। तो लागू अगर आपको करना है तो आपको यहां पर क्या है कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। कुछ बातें आपको कैसे बतानी पड़ेंगे, देखिए तो इन बातों को आप इस तरीके से लेकर के चलेंगे। जैसे मान लीजिए बीच में मैंने ये क्या है एक दीवार खड़ी कर दी, और मैंने आपके सामने क्या है यहां पर दो प्रकार की कंडीशंस बनाई,
और जो कंडीशन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, यही कंडीशंस क्या हैं, इन दोनों ही प्रकार के सिद्धांतों को समझने की प्रक्रिया में काफ़ी हद तक आपको क्या आसानी देने का कार्य करती हैं, या काफ़ी हद तक क्या है मेरे प्यारे साथियों, आपको सहूलियत देने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर कुछ वस्तु स्थितियों का निर्माण आपको करके चलना पड़ेगा। जैसे एक वस्तु स्थिति आप यहाँ पर ये बना सकते हैं 1858 से पहले, 1858 से पहले, 1858 से पहले, और एक वस्तु स्थिति आप क्या बनाएंगे 1858 के बाद, 1858 के बाद, यानी कि यहाँ पर जो हमने मुख्य आधार उठाया वो 1858 का अधिनियम उठाया। यहाँ पर हमने जो मुख्य आधार उठाया वो क्या उठाया, 1858 का अधिनियम उठाया। तो 1858 के अधिनियम से पहले की कहानी क्या थी, तो पहले की कहानी ये थी कि मान लीजिए आपने एक और क्या लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, आपने एक और क्या लिखा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ओब्लिक करके आपने यहाँ पर क्या लिखा मेरे प्यारे साथियों, साथ ही साथ में आपने क्या लिखा, मान लीजिए आप या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेफरेंस ले सकते हैं, या फिर आप क्या है ब्रिटिश क्राउन का भी जो रेफरेंस है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश क्राउन के सामने आप किसको रखने की बात करते हैं, सीधा आप यहाँ पर इंडिया को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। दैट मीन सीधा आप क्या है भारत को इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। अब बीच में यहाँ पर आप क्या इस्टेब्लिश करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं। बीच में आप यहाँ पर क्या इस्टेब्लिश करके चलेंगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है इस्टेब्लिश करके चलेंगे। तो यहाँ पर आपको 1858 के पहले की जो वस्तु स्थिति है उसके बारे में आपको यहाँ पर यह बता करके चलना होता है मेरे प्यारे साथियों, कि भारत पर जो कंपनी है, इस कंपनी का भारत पर क्या है प्रत्यक्ष शासन है। इस कंपनी का भारत पर क्या है प्रत्यक्ष शासन है। ओके, इस कंपनी का भारत पर क्या है प्रत्यक्ष शासन है। इस कंपनी का भारत पर क्या है प्रत्यक्ष शासन है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश क्राउन है उसका भारत पर कैसा शासन बना हुआ है, तो उसका भारत पर जो शासन बना हुआ है वो कैसा है, वो आपका अप्रत्यक्ष शासन है। वो क्या है अप्रत्यक्ष शासन है, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश क्राउन है वो कंपनी के माध्यम से क्या है अपने अप्रत्यक्ष शासन को मेंटेन करके चल रहा था। वो कंपनी के माध्यम से क्या है अपने अप्रत्यक्ष शासन को क्या है मेंटेन करके चल रहा था। अब आप जानते हैं कि 1858 के बाद की वस्तु स्थिति कैसे बनेगी, तो 1858 के बाद की वस्तु स्थिति आप इस प्रकार से यहाँ पर क्या है बना करके चलेंगे। जैसे एक और आप क्या लेके चलेंगे, वही काम करो, ब्रिटिश गवर्नमेंट ओब्लिक करके आप क्या ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश क्राउन भी आप ले सकते हैं। ओब्लिक करके आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन भी क्या है आप यहाँ पर क्या है लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब इसके सीधे सामने क्या बनाओ, इंडिया आप बनाओ। सीधे सामने आप क्या बनाओ, इंडिया आप बनाओ। और बीच में आप क्या रखो, मान लीजिए आपने बीच में अगेन क्या इस्टेब्लिश किया, तो बीच में मान लीजिए अगेन आपने क्या है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या है इस्टेब्लिश करने का कार्य किया। तो आप जानते हैं कि 1858 के अधिनियम के माध्यम से ये जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके शासन को क्या है समाप्त कर दिया गया। यानी कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का पहले जो अप्रत्यक्ष शासन बना हुआ था अब उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा, अब उसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा कि अब उसका भारत पर क्या बनेगा, प्रत्यक्ष शासन बनेगा। अब उसका भारत पर क्या बनेगा, प्रत्यक्ष शासन बनेगा। अब उसका भारत पर क्या बनेगा, प्रत्यक्ष शासन बनेगा। अब उसका भारत पर क्या बनेगा, प्रत्यक्ष शासन बनेगा। तो पहले यहां पर क्या है आपको इन दो प्रकार की वस्तु स्थितियों का निर्माण करना आना चाहिए अगर आप सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को कैलकुलेट करना चाहते हैं या इसका एप्लीकेबल ग्राउंड अगर आप दिखाना चाहते हैं, तो पहले यहां पर इस प्रकार के डिस्कशंस क्या हैं आपको करने आने चाहिए। ठीक है, तो आप ये दो प्रकार की जो वस्तु स्थितियां हैं इनको बनाने का कार्य करेंगे जो मैंने आपको बना के दिखाया है। अब आगे की चर्चा कैसे होगी, आगे की चर्चा ऐसी होगी कि मान लीजिए हमने दोबारा फिर आपसे क्या कहा कि एक और मान लीजिए आपने क्या लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक और मान लीजिए आपने किसको उठाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ओब्लिक करके आपने किसको उठाया, ब्रिटिश क्राउन। एक तरफ मान लीजिए आपने किसको उठाया, ब्रिटिश गवर्नमेंट, या ओब्लिक करके आपने किसको उठाया, मान लीजिए ब्रिटिश क्राउन को आपने क्या उठाने का कार्य किया। अब बात सीधी सी क्या है कि सामने आप किसको एस्टेब्लिश करने का कार्य करेंगे,
इंडिया को इस्टेब्लिश करने का कार्य करेंगे। सामने आप किसको इस्टेब्लिश करने का कार्य करेंगे? इंडिया को इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर शासन कैसा है, तो आपने अभी भी बताया कि शासन कैसा आ गया है? प्रत्यक्ष शासन आ गया है। शासन कैसा आ गया है मेरे प्यारे साथियों? प्रत्यक्ष शासन है, यानी कि डायरेक्ट रूल आप दिखाने की बात करेंगे, डायरेक्ट रूल आपके यहाँ दिखाने की बात करेंगे। अब यहाँ पर एक काम हम करते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है या जो ब्रिटिश क्राउन है, इसके साथ आप क्या जोड़ेंगे? लॉ मेकिंग बॉडी जोड़ेंगे। इसके साथ आप यहाँ पर क्या जोड़ के चलेंगे? लॉ मेकिंग बॉडी। अब लॉ मेकिंग जो बॉडी है वो क्या बनती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट बनती है। वो क्या बनती है? ब्रिटिश पार्लियामेंट बन के आती है। वो क्या बन के आती है भाई? ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ पर बन के आती है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जितने भी लॉज बनाने का काम कर रही है, यानी कि जितने भी कानून बनाने का काम कर रही है, बात को समझो, ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो जितने भी कानून बनाने का कार्य कर रही है या जितने भी लॉज यहाँ पर बनाने का कार्य कर रही है। और जब इन लॉज को आप भारतीय जनमानस पर अप्लाई करने की बात करेंगे, इन लॉज को जब आप क्या है भारतीय जनमानस पर अप्लाई करने की बात करेंगे, भारतीय जनमानस पर क्या है मेरे प्यारे साथियों अप्लाई करने की बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनमानस का शोषण अभी भी हो रहा है। भारतीय जनमानस का शोषण क्या है? अभी भी हो रहा है। भारतीय जनमानस का शोषण अभी भी हो रहा है। पहले कंपनी अपनी नीतियों के माध्यम से भारतीय जनमानस का शोषण कर रही थी। अब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का भारत पर प्रत्यक्ष शासन आपको दिखाई पड़ता है, तो लॉ मेकिंग बॉडी ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो भी क्या है भारतीय जनमानस का शोषण करने की बात कर रही है। भारतीय जनमानस का शोषण करने की बात कर रही है। अब जब कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो यहां पर जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फार्मूला क्या बनाया? उन्होंने फार्मूला यह बनाया कि भारतीय जनमानस का शोषण हो रहा है, हम मानते हैं भारतीय जनमानस का शोषण हो रहा है, हम मानते हैं, लेकिन भारतीय जनमानस अपने शोषण के प्रति हमें उसे क्या है अभिव्यक्ति का अधिकार देना होगा। उसके शोषण के प्रति क्या है हमें अभिव्यक्ति का अधिकार देना होगा। अगर हम उसके शोषण के प्रति उसको अभिव्यक्ति का अधिकार देकर के नहीं चलेंगे तो वो क्या होगा? फ्रस्ट्रेटेड होगा, वो क्या होगा? परेशान होगा। और जब वो अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करेगा तो कहीं क्रांति ना कर बैठे, क्योंकि 1857 में उसने अपने फ्रस्ट्रेशन को रिलीज किया। हमारा सौभाग्य रहा कि 1857 की जो एक्टिविटी है वो क्या नहीं बन पाई? वो क्रांति नहीं बन पाई। अगर क्रांति बन जाती तो 1857 के ग्राउंड पर हमको बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करके चलना पड़ता। लेकिन क्योंकि अभी भी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है जो अलग अलग प्रकार की पॉलिसीज बनाने का काम कर रही है, वो अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसीज हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी क्या है भारतीयों को शोषण करके चल रहे हैं। तो हम एक फार्मूला यहाँ पर क्या बनाते हैं, हम भारतीयों को अभिव्यक्ति का अधिकार सौंप देते हैं, है ना। हम भारतीयों को क्या है अभिव्यक्ति का अधिकार क्या है सौंप देते हैं कि भारतीय अपने आप को अभिव्यक्त कर पाएं। यानी कि ब्रिटिशर्स जहां पर यह फार्मूला बनाते हैं कि भारतीय जनमानस अपने शोषण के प्रति क्या है जागरूक होते रहें, हमें कोई रोकथाम नहीं करनी है। भारतीय जनमानस अपने शोषण के प्रति जागरूक हों, इससे हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जागरूक होने के बाद क्या है अपने आप को क्या है अभिव्यक्त करने का कार्य करें। लेकिन उनकी जो अभिव्यक्ति है वो संवैधानिक रूप में सामने आनी चाहिए। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो संवैधानिक रूप में सामने आनी चाहिए। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो संवैधानिक रूप में सामने आनी चाहिए। बात को समझो, उनकी जो अभिव्यक्ति है वो संवैधानिक रूप में सामने आनी चाहिए, अर्थात संवैधानिक रूप में सामने आनी चाहिए, अर्थात क्रांति के माध्यम से सामने नहीं आनी चाहिए, अर्थात क्रांति के माध्यम से क्या है सामने नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में, संवैधानिक रूप में सामने आनी चाहिए अर्थात क्रांति के माध्यम से सामने नहीं आनी चाहिए। इस नाते हमें क्या होगा, इस नाते हमें एक बीच में ब्रिज तैयार करना होगा। एक हमें क्या है बीच में क्या है ब्रिज तैयार करना होगा, एक पुल बनाना होगा। और उसी पुल को आप किस रूप में जानते हैं,
आईएनसी के रूप में जानते हैं। दैट मीन्स आप किसके रूप में जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में क्या है आप जानते हैं। उसी पुल को आप किस रूप में जानते हैं? आईएनसी के रूप में जानते हैं। दैट मीन्स आप किस रूप में जानते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आईएनसी अपने आप में क्या है। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि आईएनसी अपने आप में क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने आप में क्या है? एक ब्रिज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? अपने आप में क्या? एक ब्रिज है, यानी कि अपने आप में क्या? एक पुल है। और ये जो पुल आपको यहां पर दिखाई पड़ता है, ये पुल क्या है? ये पुल क्या है? ये संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। ये क्या है? संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। ये पुल है, ये पुल क्या है मेरे प्यारे साथियों? संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। ठीक है ना, संतुलन बनाने का कार्य कर रहा था। अब आपको यह भी बताना होगा कि संतुलन बनाने का कार्य किस रूप में कर रहा था। तो हम कह सकते हैं सरकार की शोषणकारी नीतियों, सरकार की शोषणकारी नीतियों, सरकार की शोषणकारी नीतियों, सरकार की शोषणकारी नीतियों, है ना, सरकार की शोषणकारी नीतियों तथा भारतीयों की अभिव्यक्ति के मध्य, 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 तथा भारतीयों की अभिव्यक्ति के मध्य। क्योंकि इसी ब्रिज के सहारे या इसी पुल के सहारे अंग्रेजों ने ये प्रयास किए थे कि भारतीय जनमानस अपनी अभिव्यक्ति को बाहर लाए, भारतीय जनमानस फ्रस्ट्रेटेड ना हो, अपने आप को अभिव्यक्त करने का कार्य करे। लेकिन जब वो अपने आप को अभिव्यक्त करने का कार्य करे तो क्रांति का सहारा ना ले, बल्कि संवैधानिक तरीके से या संवैधानिक रूप से क्या है अपनी बातों को हमारे सामने क्या है रखने का कार्य करे। तो बीच में आईएनसी को स्टैब्लिश कर दिया गया कि ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां लगातार भारतीय जनमानस पर लागू होती रहें, भारतीय जनमानस अपने आप को लगातार अभिव्यक्त करता रहे और इस ब्रिज के सहारे संवैधानिक तौर तरीके अपनाए और संवैधानिक तौर तरीकों को अपनाते हुए क्या है अपनी परेशानियों को या अपनी डिमांड्स को क्या है हमारे सामने रखने का कार्य करे, हमारे सामने रखने का कार्य करे। तो फाइनली जो लाला लाजपत राय हैं वो यही तो आपको समझाने का कार्य कर रहे थे। फाइनली जो लाला लाजपत राय हैं वो यही तो आपको समझाने का कार्य कर रहे थे, है ना। अगर हम यहाँ पर सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को लेकर के चले, दैट मीन्स थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व, तो उन्होंने यही तो समझाने का कार्य किया। उन्होंने ये समझाने का कार्य किया कि कांग्रेस की स्थापना भारत में ब्रिटिश शासन को संरक्षण देने का एक प्रयास है। भारत में ब्रिटिश शासन को संरक्षण देने का एक प्रयास है। भारत में ब्रिटिश शासन को संरक्षण देने का एक प्रयास है। भारत में ब्रिटिश शासन को संरक्षण देने का एक प्रयास है। क्योंकि लाला जी का यही कहना है कि अगर भारतीय जनमानस अपने आप को अभिव्यक्त करे और अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए क्रांति जैसी व्यवस्था का सहारा ले तो सीधी सी बात है ना, भारत में ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश शासन को बड़ी चुनौतियों का सामना करके चलना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, उन्होंने एक बैलेंस क्रिएट कर दिया है। अब उन्होंने क्या है, एक ब्रिज बना दिया है। अब भारतीय जनमानस अपने आप को अभिव्यक्त करने का कार्य तो करेगा, लेकिन पर्पस क्या बताया जाता है कि भाई हम संवैधानिक तौर पर आपकी डिमांड्स को, आपकी परेशानियों को आपके सामने लाना चाहते हैं। लेकिन लाला जी ने कहा कि ये सब बहानेबाजी है। ये सब क्या बहानेबाजी है।
आप केवल और केवल कांग्रेस जैसे मंच का इस्तेमाल करते हुए भारत में अपने शासन को, अपने मामलों को, अपने व्यवहारों को, अपने उद्देश्यों को संरक्षण देना चाहते हैं। इसलिए हमारी निगाह में कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक प्रकार का सेफ्टी वाल्व है। इसलिए कांग्रेस की स्थापना जो है वो एक प्रकार का सेफ्टी वाल्व है। यह मामला जो है लाला जी ने यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों समझाने का कार्य किया है। ठीक है ना। अब यहां पर नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है जिसको हम कहते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं त्वरित चालक का सिद्धांत। त्वरित चालक का सिद्धांत, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों त्वरित चालक का सिद्धांत। अब देखो ये जो आपका त्वरित चालक का सिद्धांत है इसके साथ भी वही करो कि इसका जुड़ाव आप किसके साथ लेकर के चलेंगे, यानी कि त्वरित चालक का जो सिद्धांत है इसका जो जुड़ाव है आप किसके साथ लेके चलेंगे। तो जुड़ाव आप किसके साथ लेके चलेंगे, वही बात कहो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ क्या है आप इसका जुड़ाव लेकर के चलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो त्वरित चालक का आपका सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया, तो आप जान ही पा रहे हैं कि प्रतिपादन इक्वल क्या है। तो प्रतिपादन इक्वल क्या है भाई, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रतिपादन इक्वल क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रतिपादन इक्वल क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या है इसका प्रतिपादन किया है। ठीक है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले जब त्वरित चालक का सिद्धांत आपके सामने रखते हैं तो यहाँ जो है आलोचनात्मक धरातल आपको लेकर के नहीं चलना होता है। यहाँ पर आपको क्या है आलोचनात्मक धरातल आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों लेकर के नहीं चलना होता है ना। यानी कि यहाँ पर आप क्या है आलोचनात्मक ग्राउंड को आप लेकर के नहीं चलेंगे, आलोचनात्मक धरातल क्या है आपको लेकर के नहीं चलना होता है, बल्कि आपको यहाँ पर क्या बताना होता है, यहाँ पर आपको भारतीयों की आवश्यकताओं पर चर्चा आपको लेकर के चलनी पड़ती है। भारतीयों की आवश्यकताओं पर चर्चा आपको लेकर के चलनी होती है। भारतीयों की आवश्यकताओं पर चर्चा आपको लेकर के चलनी होती है। यहाँ मामला अलग है। आप वो सारी बातें कहेंगे कि जो आपका लाइटनिंग कंडक्टर वाली जो थ्योरी है जिसे आप हिंदी में त्वरित चालक का सिद्धांत कहते हैं, जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ है, प्रतिपादन गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। लेकिन यहाँ जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो कोई भी आलोचनात्मक ग्राउंड अपने साथ लेकर के नहीं चलते हैं, यानी कि कांग्रेस की स्थापना की आलोचना वो करके नहीं चल रहे हैं, बल्कि वो क्या है भारतीयों की मांगों की ओर क्या है आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। भारतीयों की जो डिमांड्स हैं उनकी ओर क्या है आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं। कैसे, इसे मैंने आपके सामने अगेन क्या लिखा, त्वरित चालक का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत। ठीक है, त्वरित चालक का सिद्धांत। अब हमें क्या सीखना है इसका ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन। अब हमें क्या सीखना है इसका ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन। ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन, लागू होने का धरातल, ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन। तो जब आप ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन बनाने की बात करेंगे तो वही काम करो, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्या लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्या लिया मेरे प्यारे साथियों, ब्रिटिश गवर्नमेंट, या आप ओब्लिक करके क्या ले सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन भी आप ले सकते हैं। आप ओब्लिक करके क्या ले सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन भी आप ले सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन भी क्या आप ले सकते हैं। सीधा आप सामने क्या लेके चलेंगे, इंडिया। सीधा आप सामने क्या लेके चलेंगे, इंडिया आप लेके चलेंगे। अगेन आप क्या कहेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का भारत पर शासन कैसा बना हुआ है, प्रत्यक्ष शासन है, डायरेक्ट रूल है। दैट मीन्स प्रत्यक्ष शासन है, प्रत्यक्ष शासन है ना।
फिर वही काम करो कि यहाँ से आप क्या निकालो, लॉ मेकिंग बॉडी निकालो। यहाँ से आप क्या निकालो, लॉ मेकिंग बॉडी आप निकालो। यहाँ से आप क्या निकालो, लॉ मेकिंग बॉडी आप बाहर निकालो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लॉ मेकिंग बॉडी आपके लिए क्या बनी, मान लीजिए ब्रिटिश पार्लियामेंट है। मान लीजिए क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है। मान लीजिए क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, यानी कि जो कानून हैं, फिर वही कहानी बनाओ। कानून जो हैं वो कानून क्या है, कानून भारतीय जनमानस का शोषण कर रहे हैं। कानून क्या है, भारतीय जनमानस का शोषण कर रहे हैं। कानून क्या है, भारतीय जनमानस का शोषण कर रहे हैं। कानून भारतीय जनमानस का क्या है, शोषण कर रहे हैं। क्या है, शोषण कर रहे हैं। अब यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले आपको क्या समझाना चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले आपके सामने सबसे पहला सवाल ये रखते हैं, सबसे पहली वस्तु स्थिति आपके सामने क्या रखते हैं, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम भारतीय, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम भारतीय किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। ये सवाल वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं, या क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम किसी ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं जिसके साथ ब्रिटिश सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो, जिसके साथ ब्रिटिश सरकार क्या है, बातचीत करने के लिए तैयार हो, या जिसका प्रयोग करते हुए हम अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने क्या है, रख पाएं। तो इसको आप दो प्रकार से लिख सकते हैं। क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम भारतीय किसी बड़े राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के, क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम भारतीय ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। हम भारतीय ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं। जिसके साथ सरकार बातचीत कर पाए, जिसके साथ सरकार बातचीत कर पाए, जिसके साथ सरकार क्या कम्युनिकेशन कर पाए, या जिसके साथ सरकार क्या बातचीत कर पाए। आप इसको बदल के ऐसे भी क्या लिख सकते हैं। तो यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले का मानना यह है कि नहीं, नो, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दोनों प्रकार के विचार आपके सामने रखे। क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम किसी ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना करके चल सकते हैं जो बड़ा हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसका प्रभाव क्या हो, व्यापक हो, या क्या बिना अंग्रेजी सहयोग के हम भारतीय ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कर सकते हैं जिसके साथ सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो, या जिसके साथ क्या है, सरकार बातचीत कर पाए। तो गोपाल कृष्ण गोखले कहते हैं नो, नहीं, नो नहीं, हमें ब्रिटिश कोऑपरेशन जो है यहां पर अपने साथ जोड़ के चलना होगा। तो वही तो बताते हैं कि भैया ठीक है, हम मानते हैं कि जो लॉ मेकिंग बॉडी है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके द्वारा जो बनाए गए अलग अलग प्रकार के कानून हैं
वो हम भारतीयों का क्या है, एक्सप्लॉयटेशन करके चल रहे हैं, यानी कि हम भारतीयों का क्या है, शोषण करके चल रहे हैं। अब यहां भारतीय जनमानस की मांग है या क्या है, आवश्यकता है। मांग है या क्या है, आवश्यकता है। आवश्यकता किसकी है, एक संगठन की। आवश्यकता किसकी है, एक संगठन की। आवश्यकता किसकी है, एक संगठन की, जिसके माध्यम से भारतीय जनमानस क्या है, संवैधानिक तौर पर, जिसके माध्यम से भारतीय जनमानस क्या है, संवैधानिक तौर पर आप कह सकते हैं, संवैधानिक रूप में आप कह सकते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने क्या है, रख पाए। अपनी मांगों को क्या है, सरकार के सामने रख पाए। तो उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हमें ब्रिटिश कोऑपरेशन अपने साथ लेकर के चलना होगा, हमें ब्रिटिश कोऑपरेशन अपने साथ जोड़ना होगा। हमारा शोषण हो रहा है, इस शोषण के संदर्भ में हमारी आवश्यकता क्या है, हमें एक संगठन की आवश्यकता है जिसका हम प्रयोग करें और बड़ी ही आसानी से या सहूलियत के साथ या सुविधाजनक रूप में या संवैधानिक रूप में हम अपनी मांगों को क्या है, ब्रिटिश सरकार के सामने रख पाए। तो यहां पर जो गोपाल कृष्ण गोखले की एडवोकेसी है, उस एडवोकेसी को ध्यान में रखते हुए अगर यहां पर आप बीच में किसको रखते हैं, आईएनसी को रखते हैं, बीच में आप किसको रखते हैं, आईएनसी को रखते हैं, तो आईएनसी उनके रूप में क्या है, आईएनसी उनके रूप में क्या है, तड़ित चालक के रूप में कार्य कर रहा है। आईएनसी ने उनके रूप में क्या है, तड़ित चालक के रूप में कार्य किया, तड़ित चालक के रूप में कार्य किया, तड़ित चालक के रूप में क्या है, कार्य किया, तड़ित चालक के रूप में क्या है मेरे प्यारे साथियों, कार्य किया। अब तड़ित चालक के रूप में कार्य करने का मतलब क्या होगा, यानी कि हमारी जो डिमांड्स हैं, हमारी डिमांड्स को क्या है, कांग्रेस रूपी मंच के माध्यम से, है ना, हमारी डिमांड्स को क्या है, कांग्रेस रूपी मंच के माध्यम से वो पुश करवाना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हैं, किसकी ओर, ब्रिटिश सरकार की ओर या ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर। तो यहां पर कांग्रेस की स्थापना को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो लालाजी का मानना अलग है, लालाजी एलिगेशंस के बिहाफ पर चले गए, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो आवश्यकताओं के बिहाफ पर गए। लालाजी क्या है भाई, वो एलिगेशंस के बिहाफ पर गए, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो क्या है, आवश्यकता के बिहाफ पर गए। अब बात उनकी बिल्कुल कारगर है, बात उनकी क्या है, प्रॉपर है, बाय द बुक है। क्योंकि अगर आप बिना अंग्रेजी सहयोग के, हालांकि बाद में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ तो कांग्रेस की स्थापना के 5 वर्षों के अंदर अंदर क्या है, ब्रिटिश सरकार अपना जो कोऑपरेशन है वो कांग्रेस से हटा लेती है, वो एक अलग बात है, वो तो अलग डिस्कशन हो जाता है। लेकिन यहां उन्होंने जो चिंता व्यक्त की है वो चिंता उनकी सही थी कि जब तक हम ब्रिटिश कोऑपरेशन अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक हमें भारत में किसी ऐसे संगठन की स्थापना करने का मौका नहीं मिलेगा जिससे सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो। उसी बात को उन्होंने जोड़ा कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट जिन नीतियों को बनाने का कार्य कर रही है और जो नीतियां हमारा शोषण कर रही हैं, उन्हीं नीतियों के संदर्भ में हमें आवश्यकता एक संगठन की है जिसके माध्यम से हम अपनी मांगों को संवैधानिक तौर पर सरकार के सामने रख पाएं। तो इनकी इस वकालत को ध्यान में रखते हुए अगर आप बीच में कांग्रेस को यहां पर फिट करने का कार्य करेंगे तो इनके अकॉर्डिंग कांग्रेस ने क्या है, तड़ित चालक के रूप में कार्य किया, तड़ित चालक के रूप में कार्य किया, यानी कि हमारी डिमांड्स को, हमारे कंसर्न्स को, हमारी परेशानियों को, हमारी बेचैनियों को एक सुगमता देने का कार्य किया है, ताकि हम अपनी डिमांड्स को सरकार के सामने क्या है, रख पाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 2 प्रकार के सिद्धांत कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जुड़ के कार्य करते हैं। आपने जान लिया है, समझ लिया है। एक का नाम क्या है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, और एक का नाम क्या है, तड़ित चालक का सिद्धांत। अब अगर ये दोनों सिद्धांत आपकी परीक्षाओं में आते हैं और आप इस क्लास के साथ अपना सकारात्मक जुड़ाव करके चलते हैं तो आपको परेशानियों का सामना नहीं करना होगा, ऐसा हमें लगता है, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।